आज हम लोग अपने पॉलिटी के सेक्शन का चौथा वीडियो आपके सामने ला रहे हैं, जिसमें हम लोग अब संविधान के एक एक भाग को जानने का प्रयास करेंगे। हालांकि सारे भाग को हम जानने का प्रयास नहीं करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। किसी भाग के कुछ टॉपिक्स, कुछ बातें ही आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। बड़े बड़ी परीक्षाओं में तो आएंगे, लेकिन आपकी परीक्षा के लिए छोटी छोटी बातें जो महत्वपूर्ण है उसको हम लोग इसमें चर्चा कर लेंगे। अगर कोई भी उसमें से पार्ट नहीं आएगा तो उस पर बात नहीं किया जाएगा। आप अपने प्रीवियस ईयर के 3 साल के पेपर उठा के देखिए, ऐसी ऐसी बातें पूछी गई हैं। इसका मतलब एनएमएस पीएनपी आपसे उम्मीद करता है कि बच्चों को ये जानकारी होनी चाहिए। एक प्रतियोगी पर एनएमएस की परीक्षा को सामान्य परीक्षा समझ लिया जा रहा है, लेकिन अगर परीक्षा के पैटर्न को देखा जाए, परीक्षा के सिलेबस को देखा जाए और परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को देखा जाए तो इसको सामान्य पेपर न समझा जाए। एनएमएस की परीक्षा में जो सेट पोर्शन में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वे सारे क्वेश्चन बेटा समझ लो शिक्षक भर्ती की परीक्षा में आने वाले प्रश्नों से कम नहीं है, अधिक ही है। ठीक है, क्यों अधिक है? क्योंकि शिक्षक भर्ती की परीक्षा एक वयस्क युवा देता है और एनएमएस की परीक्षा कक्षा 8 में पढ़ने वाला छात्र दे रहा है। थोड़ा परीक्षा का पेपर बनाने वाले टीचरों को ये थोड़ा ध्यान देना होगा कि जो भी हम बच्चों से पूछ रहे हैं, हालांकि देखो वो जो भी बच्चों से पूछा जा रहा है बियॉन्ड सिलेबस नहीं है, आपकी किताब में उसकी चर्चा की गई है। आपसे पीएमपी ये उम्मीद करता है कि बच्चा इस किताब को पढ़ा है, लेकिन बच्चा क्या समझा है, यह बात महत्वपूर्ण है। अगर इतने कठिन कठिन सवाल अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि बच्चे को समझ भी आनी चाहिए। तो बेटा ये परीक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये परीक्षा वास्तव में अगर आप दे रहे हैं तो आने वाले भविष्य में आपका भविष्य उज्जवल होगा। तो इसको बहुत ईमानदारी से देना है। ठीक है, हम लास्ट में पेपर जैसे ही सिलेबस जितना खींच के कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद 3 साल के पेपर का एक एक सवाल सेट का हम डिस्कस करेंगे और उसके चारों विकल्प के जितने सारे डायमेंशन होंगे जो परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। जैसे कोई भी बात होगी, एक क्वेश्चन आया, उसके बहुत सारे डायमेंशन हो सकते हैं। एक सवाल को कई तरीके से पूछा जा सकता है। एक सवाल अगर आया है किसी भी भाग से तो उस भाग से छुपे हुए और भी सवाल आने की प्रबल संभावना है। परीक्षा में पढ़ाई करने का मतलब यही होता है। अगर एक क्वेश्चन आया है किसी भी सेक्शन से, किसी भी पार्ट से, तो तुम्हें तैयार रहना चाहिए कि उस सेक्शन से और भी सवाल बन सकते हैं। और यहां पर हम प्रयास करेंगे कि आपको सारे डायमेंशन के बारे में आपसे क्या कर जाए, चर्चा की जाए। तो बड़े ध्यान से पढ़िए और समझिए। ठीक है, आइए आज हम जानेंगे संविधान के प्रस्तावना, उनके सारे भाग के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और मुख्यतः आज हम लोग कंप्लीट करेंगे मूल अधिकार और मूल कर्तव्य के बारे में। यहां तक पूरा आज कंप्लीट किया जाएगा, यही परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आइए, संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो इसे प्रस्तावना भी कहते हैं और उद्देशिका भी कहते हैं। किसी भी पुस्तक को खोलेंगे आप लोग, मान लीजिए अगर ये पुस्तक है तो इस पुस्तक में सबसे पहले जब देखा जाएगा तो इस सबसे पहले, इसमें तो नहीं दिया है, लेकिन कोई भी पुस्तक आप खोलेंगे तो उस पुस्तक के बारे में प्रस्तावना या उसकी पूरी उद्देशिका लिखी गई होती है कि यह पुस्तक के लिखे जाने के पीछे का कारण क्या है, क्यों लिखा गया है और किन किन डायमेंशन पे इस पुस्तक में चर्चा की गई होगी, एक पाठक को क्या क्या इस पुस्तक में मिलेगा। तो हमारे संविधान का जो पहला पृष्ठ ही खोला जाएगा ना बेटा, तो संविधान के पहले पृष्ठ पर ही हम पाएंगे उद्देशिका की चर्चा है। क्या है बेटा? उद्देशिका की चर्चा है। उसी को उद्देशिका कहा जाता है, प्रस्तावना कहा जाता है। याद रखना, प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है। कहां से लिया गया है बेटा? प्रस्तावना का विचार, प्रस्तावना की संकल्पना अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा कोट कर लेना, प्रस्तावना की भाषा, लैंग्वेज ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहां से लिया गया बेटा? समझ में आ गया? पूछ लिया जाएगा प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया है? अमेरिका से, लेकिन उसकी भाषा कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। जैसे पिछले दूसरे वीडियो में हमने पढ़ा था हमारे संविधान के स्रोत किन किन देशों से कहा, क्या क्या लिया गया था। समवर्ती सूची का विषय किस देश से लिया गया है? आपातकाल का उपबंध कहां से लिया गया है? ठीक है ना। तो ये सब चीजें हमें जानना पड़ेगा। तो प्रस्तावना कहां से लिया गया? अमेरिका से, लेकिन उसकी भाषा जो होगी, उद्देशिका की जो भाषा है वो कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। देखो क्या होता है प्रस्तावना, अगर किसी किताब में प्रस्तावना का वर्णन है, उद्देशिका का वर्णन है, तो उसका क्या मतलब होता है?
वह पहला कथन या प्रथम कथन जो राष्ट्र के, हमारे संविधान की प्रस्तावना है, तो जो वह पहला कथन या पहला कथन जो राष्ट्र के मूल्यों तथा उनकी अवधारणाओं की क्या करता हो, व्याख्या करता हो, या उनके मूल्यों, आदर्शों या भावनाओं को क्या करता हो, स्पष्ट करता हो। यानी कि प्रस्तावना में क्या है, हमारी भारतीय मूल्यों को, हमारे भारत के अवधारणाओं को, हमारे भारत के मनोविज्ञान को क्या किया गया है, संवारा गया है, सजोया गया है। समझा गया? पहला ही भाग, ये भाग भी नहीं है, ये भाग नहीं है। आया था विचार बहुत पहले, केशवानंद भारती मामले में आया, हमने बता दिया था। बहुत सारे केसेज हुए, बहुत सारे केस गए सुप्रीम कोर्ट में। क्या प्रस्तावना को संविधान का भाग माना जाए? संविधान का हिस्सा नहीं है, लेकिन हाँ इसमें इसको अलग नहीं किया जा सकता है। तो आइए, सर्वप्रथम अमेरिका के संविधान से अपनाया गया है। पूरे विश्व में अगर प्रस्तावना का विचार कहीं आया है तो सबसे पहले कहाँ आया है? अमेरिका देश में आया है, और हमारे प्रस्तावना का विचार अमेरिका से ही लिया गया है, लेकिन भाषा ऑस्ट्रेलिया की। अब आइए, उद्देशिका या प्रस्तावना की शुरुआत कैसे होती है। कई जगह आपने स्कूलों में देखा होगा कि बच्चे प्रस्तावना या उद्देशिका का पूरा खाका, जैसे आप कोई शपथ लेते हैं ना, शपथ, तो उसी तरह उद्देशिका भी एक तरह का पूरा शपथ टाइप का है। इसे बच्चे याद कर लेते हैं। आप भी प्रयास करिएगा, इसे याद कर लीजिएगा। मैं पढ़ दे रहा हूं, आपकी किताब के पहले पन्ने पर दिया होगा, कवर पृष्ठ पर मैं पढ़ दे रहा हूं। इसे उद्देशिका, शुरुआत कहां से होती है? जैसे पूछ दिया उद्देशिका की शुरुआत कैसे है, तो पहली शुरुआत क्या है? हम भारत के लोग। क्या है? ये प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है ना। उद्देशिका या प्रस्तावना की शुरुआत किन शब्दों से है? हम भारत के लोग, वी आर पीपुल ऑफ इंडिया। ठीक है, हम बोलते रहे, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को समाजवादी, कोट करना, समाजवादी, आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, ये पूछा जाता है। न्याय कितने तरह की चर्चा न्याय की गई है, तो आगे चलेंगे। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, 3 तरह के न्यायों की चर्चा की गई है। कितने तरह के न्याय? तो चलो, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्वता के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को ईस्वी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। यह उद्देश्य से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और बड़े बड़े परीक्षाओं में बनते हैं। ठीक है बेटा, ये पूरी हमारी क्या है, प्रस्तावना की भाषा है, शब्दों का कलेक्शन है, और इसे हर एक बच्चे को याद कर, अब याद तो होगा नहीं, लेकिन एक बड़े स्तर की परीक्षा देने जाते हैं तो लिख देने पे क्या होता है, इंपैक्ट अच्छा पड़ता है कि बच्चा उद्देशिका प्रस्तावना तो को याद कर लिया। ठीक है बेटा, तो ऐसे है पूरा। आपसे बस ये पूछा जाएगा हमारी प्रस्तावना की शुरुआत किस शब्दों से है? हम भारत के लोग। अब देखिए, अब क्या इंपॉर्टेंट है इसमें जान लेते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976, जिसे बहुत बड़ा ये संविधान संशोधन था बेटा, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, इसे लघु संविधान कहा जाता है। याद रखना, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इस संविधान संशोधन में हमारे उद्देशिका यानी प्रस्तावना में कुछ शब्द जोड़े गए। क्या क्या? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। क्या? समाजवादी शब्द जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। याद रखना, इसको भी
पूरा विस्तार से चर्चा किया जाता है किताब में। समाजवादी मतलब हम सभी वर्गों के उत्थान की बात करेंगे, हर प्रकार के उपचारों की बात करेंगे, हम गरीबी उन्मूलन की बात करेंगे, ठीक है। हमारे संविधान की क्या है, समाजवादी शब्द का यह अर्थ है, ठीक है। पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष मतलब भारत सभी धर्मों को क्या करता है, समान सहमति देता है, किसी विशेष धर्म के लिए यह नहीं विचार रखता है, सभी धर्मों के लिए यह समान भावना सद्भाव रखता है, ठीक है। यहाँ सभी धर्म समान है, ठीक है ना। अखंडता मतलब हमारे देश की अखंडता है, यह अखंड है, इसे अलग नहीं किया जा सकता है, कोई इससे अलग नहीं हो सकता। और सभी नागरिकों का एक कर्तव्य है कि वो अपने अंदर देश की अखंडता का क्या करे, विचार सदैव पोषित करे, ठीक है, और उसको बनाए रखे। समझ आया? तो आप ये जान लीजिएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये 3 शब्द जोड़े गए थे। और क्या क्या, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, अखंडता पूछ देगा और एक और शब्द दे देगा, कह देगा समता। तो क्या समता 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया? नहीं, समता पहले ही था। अब आइए प्रस्तावना में जो अभी हम पढ़े हैं उद्देशिका, उसमें कितने तरह के न्याय हैं? 3 तरह के। पूछा जाता है बेटा हमारे उद्देशिका या प्रस्तावना में कितने तरह के न्याय की बात की गई है? 3 तरह को। कह देगा निम्न में से किस न्याय की बात प्रस्तावना में नहीं की गई है? तो जान लेना सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय, 3 तरह के न्याय होंगे, ठीक है। 3 तरह के न्याय की बात की गई है। धार्मिक न्याय कह देगा, तो क्या धार्मिक न्याय है क्या? तो विकल्प दे देगा। अब आइए स्वतंत्रता की बात, कितने तरह की स्वतंत्रता की बात हमारे प्रियम्बल में किया गया है? तो कुल 5 तरह की। कितने तरह की बेटा? 5 तरह की। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, विश्वास की स्वतंत्रता होनी चाहिए, धर्म की स्वतंत्रता, और ये क्या है, ये अधिकार जो मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं यही इनका संरक्षण करते हैं। क्या करते हैं? वही इनका संरक्षण करते हैं। तो देख लीजिए, अब व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कही गई, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। 5 आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना? था ना? धर्म, विचार, विश्वास, अभिव्यक्ति और उपासना की स्वतंत्रता। अब आइए, इतना समझ में आ गया? ये उद्देशिका से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कितने तरह के न्याय हैं? 3। कितने तरह की स्वतंत्रता है? 5। ये आपसे पूछा जाएगा। अब आइए, भाग 1 संघ और राज्यों का क्षेत्र था, 1 से लेकर भाग 1 से लेके 4 तक। भाग 1 से लेके 4 तक यही तक था ना? तो संघ और राज्य में तो ये मत जानो, बस इतना जान लो जो इंपॉर्टेंट है। क्या है हमारे संविधान में? भारत राज्यों का संघ है। क्या है बेटा? यहाँ राज्य और संघ अलग अलग नहीं है, राज्यों का संघ है, ठीक है ना। और देश का नाम इंडिया अर्थात भारत है। हमारे संविधान में देश का नाम लिखा जो गया है उसमें क्या लिखा गया है? इंडिया यानी भारत, ऐसे लिखा गया है, केवल भारत नहीं लिखा गया है, ठीक है। और देखो संघ राज्य जब बने तो राज्यों का विभिन्न आधारों पर भी क्या हुआ, खूब बैठकें हुई। भाषा के आधार पर बात आया कि किस प्रकार से राज्यों का गठन किया जाए। बहुत सारी रियासतें थी, अलग थी, उनको एक किया गया। भाषा के आधार पे बहुत प्रश्न पूछा जाता है। भाषा के आधार पे वह कौन सा राज्य था जो सबसे पहले गठित किया गया? आंध्र प्रदेश। कौन सा बेटा? याद रखना है, पूछा जाएगा। भाषा के आधार पे गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश राज्य था। एकदम याद रखना बेटा, समझे ना? ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं दूसरा, बस इतना जान लीजिए। अब दूसरा आइए, भाग 2 क्या था? 5 से लेकर 11 तक। 5 से लेकर नागरिकता की बात की गई, सिटीजनशिप की बात की गई। हमारे देश में नागरिक कैसे होंगे, कैसे कोई नागरिक बन सकता है? तो 5 तरह से नागरिक बना जा सकता है। कितने तरह से? तो पहला जन्म से, अगर जन्म लिए हो तो नागरिक हो। वंश क्रम होना चाहिए, पूरा एक निर्धारित है कितना समय पहले से भारत में रहता हो। एक पंजीकरण किया जाना चाहिए, पंजीकृत हो, किस समय से पंजीकरण होना चाहिए, ठीक है, उससे पहले हो तो नहीं पता। और देशीकरण, चौथा क्या है? देशीकरण। और चौथा क्या है? अर्जित भूभाग के द्वारा भी हमारे देश का नागरिक बना जा सकता। याद रखना हमारे देश की ये बातें। कुछ बात और याद रखो, हमारा भारतीय संविधान संघीय है। क्या है बेटा? संघीय है। और यहाँ दोहरी राज पद्धति है। क्या है? दोहरी राज पद्धति है, किंतु नागरिकता एकल है। नागरिकता क्या है? एकल नागरिकता। हमारे देश में 2 नागरिकता नहीं ली जा सकती है। किसी दूसरे देश की नागरिकता लेकर तुम यहाँ नहीं रह सकते हो, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि दूसरे देश के नागरिक हो और यहाँ पर भी नागरिकता ले लियो, नहीं, कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपसे पूछा जाएगा। कुछ और बातें थोड़ा नोट कर लेंगे, बस वैसे ही नोट कर लीजिए बेटा, अगर पूछ दे तो। और अच्छी बात है, पूछ भी सकता है। नागरिकता लेने का तरीका समझ में आ गया? जन्म से रहेगा, वंशानुक्रम रहेगा, और पंजीकरण होगा, और देशीकरण होगा, और भूमि अर्जन होगा। तो 5 तरीके से हम अपने देश के नागरिक बनते हैं, ठीक है ना? और इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है, आपसे पूछ लिया जाएगा अपने देश की नागरिकता कैसी है, एकल है कि डबल है?
एकल नागरिकता है, ठीक है ना, लिख लीजिए। अब नागरिकता समाप्त भी तो होती है। अब देखो, राष्ट्रपति की जब नियुक्ति होती है तो राष्ट्रपति बनने का पहले एक क्राइटेरिया तैयार किया जाता है, उसमें लिखा जाता है दिवालिया न हो। उसमें पहला सबसे लिखा भारत का नागरिक हो, क्या हो, भारत का नागरिक होना चाहिए, उसी को राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। राज्यपाल है, भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है ना। जब आगे पढ़ेंगे तो पहला बोला जाता है भारत का नागरिक हो, ठीक है ना। आओ, अब नागरिकता समाप्त भी हो सकती है ना। हमारे देश की नागरिकता किसी की अगर समाप्त होती है तो क्या क्या कारण, बस लिख लीजिए। स्वैच्छिक त्याग से, मान लो कोई आदमी छोड़ के चला गया, अब अमेरिका में ही जाके बस गया, ठीक है, तो क्या कहा जाएगा, स्वैच्छिक त्याग कर दिया। क्या कर दिया, स्वैच्छिक त्याग से हम भारत के नागरिकता को त्याग करते हैं, हम भारत में नहीं रहना चाहते हैं, बहुत ज्यादा टैक्स लग रहा है। तो क्या अमीर, जो सबसे ज्यादा अमीर है, वो क्यों भारत में चले जा रहे हैं, याद रखना बेटा, कोई आपसे पूछेगा तो। हमारे भारत के मिलीनियर बिलीनियर क्यों भारत छोड़ के चले जाते हैं, भारत में जो टैक्स का स्लैब है ना, टैक्स देने का जो क्राइटेरिया है ना, हालांकि भारत देश के लिए सही है, क्योंकि भारत में अगर अमीरों से टैक्स अधिक नहीं लिया जाएगा तो अमीरी और गरीबी के बीच का जो दायरा है वो बहुत ज्यादा अंतर हो जाएगा, ठीक है, और फिर हमारे देश में गरीबी बहुत बढ़ जाएगी, भूखमरी बढ़ जाएगी, अमीर अमीर होते चले जाएंगे और गरीब गरीब होते चले जाएंगे, वस्तुओं के दाम में बढ़ोतरी होती चली जाएगी। तो अमीर जो है उनसे टैक्स सरकार ज्यादा लेती है ताकि वो टैक्स का पैसा देश के विकास में लगाया जा सके। लेकिन जब कोई पैसा कमाता, मान लो 4 करोड़ रुपया कमाया, कहा कि 1.5 करोड़ टैक्स दो, तो बताओ 4 करोड़ कमा रहे थे और 1.5 करोड़ टैक्स में चला जा रहा है, कैसी नाइंसाफी है। लेकिन उन लोगों को समझना चाहिए, हमारे देश के इतने मिलीनियर बिलीनियर करोड़पति अरबपति को समझना चाहिए कि हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, हमारे देश में पर हेड इनकम बहुत कम है, हमारे देश में गरीबी अभी भी बहुत अच्छी खासी है। इसीलिए हमें अपने देश के लिए यह दान टैक्स देते रहना चाहिए और देश छोड़ के नहीं जाना चाहिए। लेकिन जो पैसा कमाता है ये सोचता है कि ये पैसा मेरा है, मैंने अपनी मेहनत से कमाया है, लोग छोड़ के चले जाते हैं। तो उन्होंने अपनी नागरिकता को त्यागा, कैसे, स्वैच्छिक, कैसे। तो इसे भारत सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि हमारे यहां से करोड़पति और अरबपति भारत छोड़ के न जाए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, टैक्स स्लैब में सुधार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, टैक्स स्लैब में सुधार करना पड़ेगा। और दूसरा, बर्खास्तगी द्वारा बर्खास्त कर दिया जाएगा। भारत सरकार कहेगी आपसे हम नागरिकता को छीनते हैं, क्या करते हैं, बर्खास्त कर दिया जाएगा, वंचित कर दिया जाएगा। और विदेशी देश का युद्ध के दौरान क्या किया रहा सॉरी अगर कोई सी देश से, आप विदेश जानते हो ना, अन्य देश के साथ अगर युद्ध छिड़ गया है और कोई व्यक्ति अगर हमारे दुश्मन देश का समर्थन कर रहा है या उसे भारत के सभी गुप्त सूचनाओं को दे रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे भारत की नागरिकता, उससे क्या शत्रु मानकर, उसे भी शत्रु मानकर उससे भारत की नागरिकता क्या कर ली जाएगी, छीन ली जाएगी। तो नागरिकता छीनने का ये भी क्या है, प्रकार है, ठीक है। अब देखिए भाग 2 तक हमने नागरिकता देख लिया। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो उसमें बात कही गई है, जो परीक्षा की दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण था, उसको हमने डिस्कस कर लिया। अब हम ये स्लाइड में उन बातों पर चर्चा करेंगे जो आपकी परीक्षा में जरूर 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है बेटा। आइए समय न जाया करते हुए हम लोग चर्चा कर ले। भाग 3 मूल अधिकार, ठीक है। अब हमारे संविधान में भाग 3 आता है जो मूल अधिकारों के बारे में बात कही गई है। वास्तव में जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार वास्तव में सबसे पहले इसका विकास ब्रिटेन के संविधान में ही देखा गया है, ब्रिटेन में हुआ। लेकिन हमारे यहाँ जो मूल अधिकार है वो कहां से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। ये बात याद रखना, ठीक है ना। तो आप याद बस ये आएगा कि हमारा मूल अधिकार कहां से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और यह भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा भारत का मैग्ना कार्टा निम्न में से है, नीति निर्देशक सिद्धांत, उद्देशिका, मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य। तो क्या बताओगे, मूल अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है या फिर भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। मूल अधिकारों का जो उल्लेख है भाग 3 में है और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इसका उल्लेख मिलता है। आइए हम जान लेते हैं, जो मूल अधिकार है हमारे मूल संविधान में ही था। हमारे मूल संविधान में मूल अधिकारों की कुल संख्या कितनी थी बेटा, मूल संविधान, जब हमारा संविधान तैयार हुआ पूरी तरीके से, जब लागू हो गया, तो हमारे मूल संविधान में, मूल का मतलब यहां पर याद रखना, मूल का मतलब जब लागू हुआ, कब, 26 जनवरी 1900। तो जब लागू, जब तैयार हो गया तो वही बात है, कुछ संशोधन नहीं था। 26 नवंबर 1949 को क्या हो गया, तो
तैयार हो गया था, लागू हुआ। तो मूल संविधान की बात मतलब वो आपसे पूछ लिया मूल संविधान में कितने भाग थे, कितने अनुच्छेद थे और कितने अनुसूचियां थी, तो वो निश्चित है, फिक्स है, वो नहीं बदल सकता। लेकिन आज और भाग भी बदल गए, अनुच्छेद भी बदल रहे हैं और अनुसूचियां भी, हालांकि अनुसूचियां उतनी ज्यादा नहीं बदली हैं, लेकिन अनुच्छेद तो बदलते जा रहे हैं। जो भी संशोधन होगा अनुच्छेद बदलते जाएंगे। तो हमारा मूल संविधान का मतलब उस समय का संविधान, ठीक है ना। तो आइए, मूल संविधान में कुल कितने अधिकार थे बेटा? 7 अधिकार थे। और उन 7 अधिकारों में क्या क्या था? समता का अधिकार होगा, ठीक है। अब एक एक चीज हम बताएंगे, अभी बस उतने जान लो। समता का अधिकार था, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक की बात की गई है, मतलब कुल समता के अधिकारों में कुल 5 अनुच्छेदों में इसका वर्णन मिलेगा। स्वतंत्रता का अधिकार था, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया था और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया था। सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार दिए गए थे। संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे भीमराव अंबेडकर साहब ने क्या कहा था? संविधान की आत्मा उस समय कहा था। देखो, संविधान की कुंजी, संविधान की आत्मा वैसे भी अगर पूछ लिया जाए तो उद्देशिका को भी कहा गया है, संविधान की आत्मा इसे भी कहा गया है, ठीक है, अनुच्छेद 32 को। लेकिन संविधान की आत्मा वैसे कुंजी किसे कहते हैं? प्रस्तावना को। क्या कहते हैं? अगर किताब में कहेगा, क्वेश्चन में कहेगा कि भीमराव अंबेडकर साहब के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो अब उद्देशिका नहीं लगाओगे, प्रस्तावना नहीं लगाओगे, तो अब किसको लगाओगे? अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, क्योंकि इसी संविधान के अनुच्छेद के द्वारा हम सुप्रीम कोर्ट में अपने अधिकारों के हनन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हैं और हम अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ है तो हम क्या करते हैं? न्याय की गुहार लगाते हैं। इसीलिए इसे भीमराव अंबेडकर साहब ने क्या कहा था? संविधान की आत्मा है, ठीक है। क्योंकि जिस लोकतांत्रिक देश में, जिस राष्ट्र में लोगों के पास अधिकार नहीं होगा और उनके अधिकारों पर अगर कोई बात आती है, उसके लड़ने के लिए उन्हें अगर कोई उपचार नहीं दिया जाएगा तो उस संविधान का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए इन्होंने इतनी बड़ी बात कही अनुच्छेद 32 को, क्योंकि जब नागरिक ही सही नहीं रहेगा, नागरिक ही पूरी तरीके से मानसिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक किसी भी स्तर पर अगर वह मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं रहेगा, तो हम किस तरह से किसी लोकतांत्रिक राज्य की परिकल्पना कर सकते हैं। आपको मैं भाग 3 पढ़ा रहा हूं, इसके बाद आप जानेंगे भाग 4 में क्या था? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मतलब क्या? हर राज्य को किस रूप में बदलना है? एक कल्याणकारी राज्य में राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने नागरिकों को क्या दे? सुरक्षा दे, स्वस्थ भोजन दे, अच्छा परिवेश दे। लेकिन अगर किसी नागरिक को उसके अधिकार नहीं मिल रहे हैं तो हम उसके स्वास्थ्य परिवेश की परिकल्पना कर सकते हैं? असंभव, नहीं कर सकते। तो इसके द्वारा ही कोई कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अब आइए ठीक है बेटा, तो ये बातें आप लोग याद रखिएगा, किसके बीच कितना क्या क्या है, ये सारी चीजें पूछा जाए। अब याद रखिएगा, आपको भी पता है कि संपत्ति का अधिकार, हमने पिछले भी वीडियो में बताया, इसमें बताते रहे, संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया? मूल अधिकार से हटा दिया गया। क्या कर दिया गया? हाँ देखो, कल हमने इस पे चर्चा कर लिया था, 44वें संविधान संशोधन। हालांकि ये संविधान संशोधन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ही क्या हुआ था? संपत्ति के अधिकार को क्या कर लिया गया? राज्य का अधिग्रहण दे दिया गया। राज्य को क्या दे दिया गया? राज्य के अधिग्रहित क्षेत्र में चला आया और संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से क्या कर दिया गया? बाहर निकाल दिया गया। याद रखना, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया? भाग 12 में संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 को राज्य क्या अधिग्रहित क्षेत्र बना दिया गया। और इस प्रकार से वर्तमान में कुल कितने हैं? 6 मूल अधिकार है। कोई दिक्कत बेटा? समझ में आया? अब मूल अधिकारों की बात जो है, जो हम बताए हैं कि समता के अधिकार में कुल 5 है, स्वतंत्रता में 4 हैं, शोषण के विरुद्ध में 2 हैं, धर्म की स्वतंत्रता में 4 हैं। इस प्रकार से ये, तो इसमें आपकी किताब में दिया गया है, एक एक चीज को आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आपको एक एक चीज जब जानेंगे नहीं तो आप इसको बता नहीं पाएंगे। समता के अधिकार में भी जो 4 हैं, सबके लिए अलग अलग बातें कही गई हैं। 14 विधि के समक्ष सभी क्या होगा? क्षमता होगा। लॉ के मतलब कानून के सामने सब लोग क्या होंगे? बराबर होंगे। 15 क्या कहता है? बस हम पढ़ दे रहे हैं, सुन लीजिए। 15 क्या कहता है? 15 ये कह रहा है कि धर्म, मूल, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। समता, समता मतलब एक समान, सबको एक समान समझा जाएगा। अगर किसी भी विद्यालय में
लड़का और लड़की के बीच भेदभाव किया जा रहा है तो इसको माना जाएगा लिंग के आधार पर भेदभाव हो रहा है, ठीक है। और 16वां क्या कहता है, धर्म का मतलब समझ ही रहे हो, जन्म स्थान का मतलब समझ रहे हो। अगर कहीं किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए और कहा जा रहा है कि ये बिहार का लड़का है और ये दिल्ली का लड़का है, बिहार के साथ अगर भेदभाव किया जा रहा है तो तुम कंप्लेन कर सकते हो, यह अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है, यह हमारे अधिकारों का उल्लंघन है कि हमें जन्म स्थान के आधार पर हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। यह जानना बहुत जरूरी है बेटा, हर एक बच्चे के लिए बहुत जानना जरूरी है, और जब तक ये नहीं जानोगे तब तक आपका शोषण होता ही रहेगा, ठीक है। 16 क्या कहता है, लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता होगी, जो भी अच्छे खासे पद हैं, बड़ी पद है, उसमें भी सबके लिए समानता होगा। 17वां सबसे इंपॉर्टेंट है, अस्पृश्यता का अंत होगा और उसका आचरण निषिद्ध होगा। अस्पृश्यता मतलब भेदभाव ले लेते हैं, ठीक है ना, छुआछूत। 18 सेना और विद्या, सेना और विद्या से संबंधित जो सम्मान के सिवा, सेना में परम भूषण कई सारे से मिलते हैं ना, वीर चक्र, परम वीर चक्र मिलता है ना, तो सेना में और विद्या में, जैसे मान लो ऑनर्स की डिग्री प्राप्त कर लिए, जैसे मान लो पीएचडी की डिग्री प्राप्त कर लिए, तो विद्या में और सेना को छोड़कर अन्य किसी भी क्षेत्र में किसी भी तरह की उपाधि पर क्या होगा, रोक होगा। समझ में आ गया, ये प्रश्न आता है। कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 18। तो 14 से लेकर 18 समझा दिया आप में, 14 से लेकर 18 तक का ऐसे दिया है, मतलब कि 14 एक है, 15 16 17 18, ठीक है ना। इस प्रकार से है उपाधियों का अंत, पूछ देगा उपाधियों का अंत का उल्लेख निम्न में से किसमें है, 14 15 16 17 18 किसमें है। तो इस तरह से आपको पढ़ लेना है। तो हमने बता दिया, समझ लोगे, पढ़ लोगे ना जाके बेटा। अब याद रखना, अभी आगे हम चर्चा करेंगे, तो इसको पढ़ लीजिएगा पूरा, देख लीजिए, किताब में पढ़ लेना, इसमें नंबर करके दिया है, लेकिन उसे अनुच्छेद समझा जाए। क्या समझा जाए, अनुच्छेद समझा जाए। आइए अब हम भाग 4 की बात करते हैं। भाग 4 को मैं यहां से इरेज कर रहा हूं। भाग 4 क्या है, नीति निदेशक तत्व है। नीति निदेशक तत्व ये मत पूछ, ये आपकी परीक्षा में नहीं पूछेगा, बस इतना जान लो, नीति निदेशक तत्व में क्या है, हर एक राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों को क्या दे, बेहतर परिवेश दे। बेहतर परिवेश का मतलब उनके अधिकारों को क्या करे, सम्मान दे। कोई भी नियम और कानून बनाए तो नागरिकों के अधिकारों को ध्यान में रखे, ठीक है। लेकिन अगर राज्य पर या फिर किसी विशेष क्षेत्र पर या राष्ट्र पर अगर कोई बात आ जाए तो कुछ मामलों में नागरिकों के अधिकारों को क्या किया जा सकता है, सीमित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। जैसे परीक्षा हो रही है तो देखोगे इंटरनेट को उतने दायरे में बंद कर दिया जाता है, और तुम कहो नहीं नहीं यह हमारी स्वतंत्रता का हनन है। क्या है, स्वतंत्रता का हनन, निजता का अधिकार का हनन है। निजता का अधिकार क्या है, 21, निजता का अधिकार क्या है, ये हनन है, नहीं रोका जा सकता। ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे मामलों, हालांकि परीक्षा जैसे सामान्य मामलों में नहीं रोका जा सकता है, वो गलत किया जाता है जो भी किया जाता है। कुछ मामलों में जहां मान लो दंगे होने के चांसेज हैं, वहां पे क्या किया जाए, टीवी इंटरनेट सारी चीजें बंद कर दी जाएंगी। मतलब ये लोगों की सुरक्षा का विषय है। यहां अधिकार को क्या किया जा सकता है, सीमित किया जा सकता है, इससे आप कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है ना। हमारा संविधान कहता है ये राज्य का उत्तरदायित्व, क्योंकि राज्य यहां पर क्या है, पिता है, वो हमारी क्या कर रहा है, सेवा कर रहा है, वो हमारी सुरक्षा तय कर रहा है। ये आपकी सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि क्या करा जाए, अधिकारों को सीमित किया जाए। तो समझ में आ गया, क्या अधिकारों को सीमित किया जा सकता है, बिल्कुल हाँ। कब, जब राष्ट्र के ऊपर क्या कोई बात आ जाए, नागरिकों के सुरक्षा का प्रश्न आ जाए तब, ठीक है ना बेटा। तो भाग 4 हम इरेज कर रहे हैं। भाग 4 का मतलब हर एक राज्य का क्या है, यह उत्तरदायित्व है कि वो अपने नागरिकों के लिए बेहतरीन परिवेश दे, अच्छा भोजन दे, गरीबी मिटाए, शिक्षा दे, सब कुछ करे, ठीक है ना। मतलब एक राज्य को क्या करे, कल्याणकारी राज्य के रूप में बदले। कल्याणकारी राज्य का मतलब एक अच्छा राजा बन के उभरे। अब आइए भाग 4 जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण भी है, ये दोनों भाग बहुत महत्वपूर्ण है, इन दोनों से प्रश्न 3 क्वेश्चन आएगा। भाग 4 को क्या है बेटा, हमारे मूल संविधान में, पहली बात हमारे मूल संविधान में भाग 4 को नहीं था, भाग 4 को बाद में जोड़ा गया। आइए देखते हैं भाग 4 को, और 51 अनुच्छेद 51A कहा जाता है, यानी कि मूल कर्तव्य। क्या कहा जाता है, यह हमारे मूल संविधान में नहीं था, इसे संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। सरदार स्वर्ण सिंह थे जिन्होंने अपनी सिफारिश रखी, अपनी बात रखी, एक कमेटी बनाई गई, जिस कमेटी ने सन 1976 में अपनी रिपोर्ट दी, और उस रिपोर्ट में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा यह संशोधन जोड़ा गया। याद रखना 42वां संविधान संशोधन अभी है, जिसमें उद्देशिका में भी शब्द जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन को ही क्या कहा गया है,
लघु संविधान कहा गया है। बहुत बड़ा संशोधन हुआ था। इसी संशोधन का कितना बड़ा हिस्सा यह है कि नागरिकों के भी कर्तव्य जोड़े गए। हमने बता दिया कि राज्य ने स्कूल लगाया है, टोटी लगाया है, यहां पे सारी व्यवस्था दी है, और तुम आए और टोटी तोड़ के लेके चले गए। कौन बोलेगा ये तो सरकार का है? नहीं, नागरिकों का भी मूल कर्तव्य होना चाहिए। तो 42वें संविधान 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर उनकी समिति ने रिपोर्ट दिया और यह हमारे संविधान के भाग 4 क के रूप में सामने आया, जो अनुच्छेद में भी पूछ सकता है 51 क या 51 ए, 51 ए या 51 क। तो मूल कर्तव्य हमारे संविधान में जो मूल कर्तव्य हैं जब जोड़े गए तो उस समय 42वें संविधान संशोधन में उस समय 1976 में उस समय हमारे संविधान में कुल मूल कर्तव्य 10 थे। कितने थे बेटा? 10 मूल कर्तव्य थे। आपकी पुस्तक में ये 10 दिया है, ये नहीं पूछता है, ठीक है? इसमें एक एक सेक्शन नहीं पूछा जाता है। कुल 10 मूल कर्तव्य हैं। कुल 10 को आप लोग पढ़ लीजिएगा, बस जान लीजिएगा। मैं बता दे रहा हूं कि 10 मूल कर्तव्य हैं। संविधान का पालन करें और आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। परीक्षा में पूछ देगा क्या राष्ट्रगीत का भी आदर करें। राष्ट्रगीत की चर्चा नहीं की है, लेकिन ये हमारे राष्ट्र की जुड़ी बात है, हमें सम्मान करना चाहिए। बड़ी परीक्षा में ये पूछ दिया भी है, ठीक है ना? अगर एक व्यक्ति राष्ट्रगान के क्या करता है? पालन करता है, आदर करता है, राष्ट्रगीत का पालन और राष्ट्रध्वज का भी वो क्या करता है? उसका आदर करता है, लेकिन वह राष्ट्रगीत का आदर नहीं करता, निम्न में से क्या सही है? तो राष्ट्रगीत का आदर करने की बात नहीं कही गई है। आदर करना चाहिए लेकिन कही नहीं गई है। एक एक शब्द को बहुत अच्छे से पढ़ना है। हमारा राष्ट्रगान क्या है? राष्ट्रगीत क्या है? राष्ट्रध्वज क्या है? तिरंगा। इस पर चर्चा करेंगे, मुझे याद दिलाना। ये सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। हमारे राष्ट्रध्वज के साइज क्या होना चाहिए? कितने का अनुपात होना चाहिए? लंबाई और चौड़ाई 3 संबंधे 2 का अनुपात होना चाहिए। पिंगले वेंकैया ने इनका क्या किया था? डिजाइन किया था। ये हमें याद दिलाना। पूछे बता दिए, वैसे इतना ही पूछेगा, जोड़ा जाएगा, ठीक है? तो सम्मान करेगा। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। देश की प्रभुत्ता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और अक्षुण्ण रखें, टूटने नहीं देना है। देश की रक्षा करें और आह्वान करने पर राष्ट्र की सेवा करें। देखो इसमें कहा गया है देश की क्या करें? देश की रक्षा करें। और देश की रक्षा मतलब जहां हो उसकी रक्षा करो, और आह्वान करने पर मतलब बुलाए जाने पर क्या करें? राष्ट्र की सेवा करें। मतलब अभी हाल ही में हमारी इंडियन आर्मी में एक नए आर्मी के रूप को लाया जा रहा है। कौन सा आर्मी? कुछ पढ़ते उड़ते हो भी किताब में? तुम्हें दे रहा है आर्मी में किस तरह के आर्मी की भर्ती इस समय हो रही है वर्तमान में, ठीक है? जिसका बहुत ज्यादा विरोध विपक्ष या फिर लोग कर रहे हैं। क्या? अग्निवीर। वेरी गुड। तो अब तालियां। अग्निवीर की भर्ती हो रही है। देखो अग्निवीर इस लाइन का उदाहरण है। आह्वान किया जाएगा, मान लो देश की सुरक्षा, मान लो चाइना से हमारा युद्ध हो गया, अब बुलाया जा रहा है, हम लोग चले जाएं। हमें न बंदूक चलाने आता है न कराटा आता है, हम कैसे चले जाएं? लेकिन अग्निवीर जाएंगे, कुछ सालों तक ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे तो वो बंदूक चलाना जानते हैं, वो सारे इक्विपमेंट को चलाना जान जाएंगे। भविष्य में कभी उन्हें जब बुलाया जाएगा तो वो अग्निवीर एक अच्छी योजना है बेटा, इसे सभी बच्चों को अपनाना चाहिए। एक कम उम्र में अगर आप जा रहे हो, 20 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में आप जा रहे हैं, और 18 साल की उम्र के बाद आपने 10 साल 5 साल जितने साल का भी योजना है, अगर आप जाके नौकरी कर ले रहे हैं और 30 साल के बाद भी, जैसे मेरी उम्र 30 साल हो, क्या मैं पढ़ने योग्य नहीं हूं? मैं पढ़ नहीं सकता हूं? 30 से और उम्र में भी छूट दी जाएगी, नौकरी में भी छूट देने का प्रावधान हो रहा है। तो आने के बाद अगर मैं पढ़ने में सक्षम हूं तो मैं पढ़ के अगली नौकरी कर लूंगा। लेकिन एक राष्ट्र का जब कभी आवश्यकता पड़ेगा, आह्वान करेगा राष्ट्र, तो मैं जाने में सक्षम रहूंगा। तो अग्निवीर योजना एक अच्छी योजना है, हमारे मूल कर्तव्य से क्या हो रहा है? परिलक्षित हो रहा है। आइए अगला देखते हैं। देश के सभी लोगों के समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें। धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। डिकोड करना, ऐसी सभी परंपराओं, प्रथाओं, संस्कृतियों का विरोध होना चाहिए जो स्त्री के सम्मान के विरुद्ध हो। हमारा देश एकमात्र ऐसा देश है जो स्त्री को देवी मानता है। क्या मानता है? देवी। हम देवी मानते हैं, कहने में नहीं, कथनी में नहीं,
हमारे संविधान में ये बात है। स्त्रियों के सम्मान के अगर विरोध में कोई बात कही जाए तो उसका खुलेआम विरोध करें। स्त्रियों का क्या होना चाहिए? सम्मान होना चाहिए। नेशन फर्स्ट, लेडी फर्स्ट। समझ आया? बच्चियों को आगे आने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हमारे संविधान में बात कही गई। हमारी सामाजिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा का महत्व को समझें, उसका परीक्षण करें। परीक्षण करना है, परिरक्षण करना है, सॉरी परिरक्षण। प्राकृतिक कोड करना, यह लाइन पूछता है, हर परीक्षा में पूछा है। प्राकृतिक पर्यावरण को जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, इसके अलावा कुछ भी बोल सकता है। वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें, मतलब उसको बढ़ाएं। तथा प्राणी मात्र, हर प्राणी, प्रत्येक प्राणी, एक चींटी ही क्यों न हो, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। प्राणी मतलब जिसमें जीवन है, वो पौधा भी हो सकता है। केवल अपना संविधान ये बात कहता है। कितनी बड़ी बात है। ये कहां से निकला है? हमारी परंपरा। हम कहीं से नकल कर रहे हैं क्या? अच्छा चलो हम यहां से लिए तो क्या हम हर प्राणी के प्रति दया भाव रखेंगे? हम बुद्ध की धरती से हैं। किसे हैं? बुद्ध की धरती से हैं। हम हर प्राणी के प्रति दया भाव रखने की बात करते हैं। ठीक है, आइए वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानव और सुधार की भावना का विकास करें। अगर कोई सुधार हो रहा है ना बेटा, जैसे मान लो कोई टीचर आए हैं, सुधार कर रहे हैं, तो उसका सहयोग करें, समर्थन करें, प्रोत्साहित करें, डिमोरलाइज न करें, गलत प्रचार प्रसार न करो। ठीक है ना? अगर कोई बच्चा बढ़िया कर रहा है तो उसको प्रोत्साहित करो। यही कह रहा है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अगर कोई साइंटिफिक व्यूज दे रहा है तो उसका समर्थन करो। यह हमारे देश के लिए अच्छा है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें, हिंसा से दूर रहें। सार्वजनिक मतलब जो सभी के लिए है, जो जैसे सामुदायिक शौचालय है ना, उसकी सुरक्षा करो। ये नहीं कि सामुदायिक शौचालय गंदा करके चल दिए, हमारे घर में है, साफ रखेंगे। समझ में आया? सार्वजनिक संपत्ति, विद्यालय क्या है? सार्वजनिक संपत्ति है, इसकी क्या करनी है? सुरक्षा करनी है। हिंसा से दूर रहना है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों का उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें तथा राष्ट्र का निरंतर आगे बढ़ाने के हेतु प्रयत्न और उपलब्धियों और नई ऊंचाइयों को छू सकें। अच्छा प्रयास करें ताकि हमारा राष्ट्र क्या हो? आगे बढ़े। लास्ट वाला देखना, ये 10 हमने पढ़ दिया, लास्ट वाले की बात करते हैं। अब देखो हमारे मूल कर्तव्य में उस समय जब 1976 में जब जोड़ा गया हमारे संविधान में, तो उस समय कुल 10 थे। लेकिन बाद में शिक्षा का अधिकार सामने आया हमारे देश में। देखो बेटा, कहा जाता है साक्षरता, कोई साक्षर व्यक्ति है जो अपना नाम किसी भी भाषा में लिख ले और पढ़ ले, अपना नाम लिख ले और पढ़ ले तो साक्षर है पहले। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर साक्षरता का यह अर्थ नहीं है। जो निपुण है ना, निपुण भारत अभियान जो अभी चल रहा है, ठीक है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का जो संकल्पना आया है निपुण भारत के तहत, FLN, तो वो निपुण भारत यही कह रहा है। वो निपुण भारत इसलिए लाया गया है कि हमारे देश के बच्चे जो इंटरनेशनल लेवल पर जो साक्षरता का मानक है उसके साथ कंधे से कंधा मिलाए। अब साक्षरता का मानक ये हो गया है कि कोई भी ऐसा नागरिक साक्षर तभी कहा जाएगा जब वह किसी एक भाषा को पढ़ लेता हो, समझ लेता हो और अपने विचार व्यक्त कर पाता। किसी एक भाषा को, अपना नाम नहीं, अपना नाम तो कोई भी पढ़ लेता। जब नाम सिखावल जाता है, बूढ़ जो लोग, देखिए नाम दादी नमवा लिख लो तो दादी हाँ हमारी बेटी सिखा दे, ऐसे नहीं होगा। अब पढ़वाने को हम पढ़ो लिखना नहीं, वो साक्षर नहीं है, वो साक्षर। तो साक्षरता का पैमाना समझ लीजिए इंटरनेशनल लेवल पर यह है, और उसे संख्यात्मक ज्ञान होना चाहिए। लेन देन की बातें वो अच्छे से जानता हो तभी वो साक्षर है। भाषा का ज्ञान हो और उसे साधारण गणित आता हो तभी वो साक्षर कहा जाएगा। तो ये बात थी। तो कब 2002 में एक और संशोधन कराया गया, 86वां संविधान संशोधन, मस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जो 2002 में हुआ था, यह भी पूछ सकता है कब हुआ था, 2002 में हुआ था। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया? मूल अधिकार में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 के बाद एक और आर्टिकल जोड़ा गया, 21 को। क्या जोड़ा गया बेटा? 21 को में यह बात कही गई कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का यह अधिकार है। वहां लिखा है बाल अधिकार,
6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का अधिकार है। आपसे पूछा जाएगा अधिक शिक्षा का अधिकार कब आया था? 2009। ठीक है, ठीक है ना। RTE, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार कब आया था? नोट कर लीजिएगा, 2009। ठीक है ना बेटा, पूछा गया है पिछली परीक्षा में। ठीक है ना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। अब याद रखो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा हमारे अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया, किसमें? मूल अधिकारों में जोड़ा गया, और कहा गया कि प्रत्येक बच्चे का यह अधिकार होगा कि वह मुफ्त शिक्षा ग्रहण करेगा। ठीक है, बुनियादी शिक्षा को मुफ्त से ग्रहण कर सकता है। यह आपको अधिकार मिला है, लेकिन आप इस अधिकार का इस्तेमाल, क्योंकि फ्री में मिला है तो आप सरकारी स्कूल में नहीं जाते हैं, आप प्राइवेट में चले जाते हैं जहां पे पैसा देके आप पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो ऐसा ना करिए, इस अधिकार का लाभ उठाइए। ठीक है बेटा, तो क्या हुआ? 86वें संविधान संशोधन से दो काम हुए। एक क्या हुआ? 86वें संविधान संशोधन से अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया। 21 को याद रखना, 6 से 14 वर्ष के बच्चे का यह अधिकार है कि उसे शिक्षा से कोई अलग, मुफ्त शिक्षा से कोई छीन नहीं सकता। इस बच्चे का अधिकार, जैसे आपके मम्मी पापा आपको कह रहे हैं कि नहीं नहीं जाओ बर्तन धुलो, हम नहीं पढ़ाएंगे, आप जा सकते हैं थाने में। ठीक है, आपका ये अधिकार है, आपको रोक नहीं सकते, लेकिन अपने मम्मी पापा खिलाफ जाएंगे? नहीं ना जाएंगे। जैसे आप नहीं पढ़ रहे हैं, हम जाके आप कह दे कि नहीं सर हम पढ़ना चाहते हैं, हम जाके चाहें तो आपको खींच लाएंगे, लेकिन आप जाएंगे थाना में अपने मम्मी पापा के खिलाफ बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। तो हम लोग ऐसा कर नहीं सकते, लेकिन हाँ कुछ मामलों में हम दबा सकते हैं। हम कहेंगे बच्चे का अधिकार है, इसे मत छूनिए, नहीं तो आपके साथ आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, तो बच्चे को ये अधिकार, और सभी बच्चे आप तो पढ़ ही रहे हैं, हमें लगता है कि ये अधिकार अब इंटर तक कर देना चाहिए, बच्चियों का ग्रेजुएशन तक कर देना चाहिए। ग्रेजुएशन तक बच्चों, अगर अपने राष्ट्र का विकास करना है तो बच्चियों का ग्रेजुएट होना उनका अधिकार है। अगर उनके अधिकार से उनको वंचित किया जाता है तो संबंधित के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। यह अधिकार अगर बच्चियों को दे दिया जाए तो हमारा राष्ट्र आने वाले 20 साल बाद सबसे आगे होगा। क्योंकि अगर महिला पढ़ती है तो, अगर पुरुष अगर पढ़ता है तो वह अपने परिवार अपना उद्धार करता है, लेकिन अगर एक महिला पढ़ती है तो एक जनरेशन का उद्धार कर देती है। आने वाली पुश्तों का वो उद्धार कर देगी एक महिला अगर पढ़ ले तो महिला के पढ़ने से क्या होगा? अपना जनरेशन तो सुधारेगी, देश का भी वो भविष्य सुधार देती है। इसीलिए महिला का पढ़ना जरूरी है, और भारत को ऐसा संशोधन लाना चाहिए कि शिक्षा के अधिकार के स्तर को 6 से 14 वर्ष को हटा के 6 से 21 वर्ष तक को कर देना चाहिए महिलाओं को। जैसे विवाह पर अधिकार है ना, 18 साल लड़की का और लड़के का, 21 साल विवाह का, 21 साल से कम पे शादी नहीं किया जा सकता, नाबालिग मान दिया जाएगा। और लड़की का 18 साल से कम। तो लड़कियां जब 18 साल की हो जाती है तो कोई पढ़ाई करते करते 20-22 साल लग जाता है, अच्छी पढ़ाई। अब लड़की जब 18 साल पार होती है तो उसके ऊपर दबाव आने लगा। कई लड़कियों का संघ क्या किए, सुप्रीम कोर्ट में चले गए कि हमारी भी शादी का उम्र लड़कों की शादी की उम्र के कितना बड़ी बात है, हेड्स अप करना चाहिए ऐसी लड़कियों को। उन्होंने अपने अधिकार को बढ़ाने की बात कही। उन्होंने कहा कि हमारी भी उम्र शादी की न्यूनतम 21 वर्ष किया जाए। 18 वर्ष होने के बाद हमारे घर वाले दबाव देते हैं, समाज दबाव देने लगता है, लड़की बड़ी हो गई है शादी करा दीजिए, और हमारे माँ बाप उसी के चक्कर में फंस जाते हैं। और इससे क्या हो जाता है, हमारा दिमाग डाइवर्ट हो जाता है, शादी करें कि अपनी पढ़ाई करें। तो इसीलिए अगर 21 साल हो जाएगा तो कम से कम 3 साल हम स्वतंत्र हो जाएंगे, 3 साल हम फ्री हो जाएंगे, और 3 साल में हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। बच्चियों की बात गई थी, उस पर अभी मामला चल रहा है, देखा जाए क्या होता है। लेकिन अभी शादी की उम्र कितनी है? बच्चों की 21 और लड़कियों की 18। तो आप तुम बताओ 21 दोनों का होना चाहिए कि नहीं? 21 नहीं 25 होना चाहिए दोनों का। क्या 25 वर्ष होना चाहिए? क्योंकि अब के जनरेशन 25 वर्ष बाद ही एक बेहतर भविष्य तैयार कर सकता है। ठीक है बेटा, तो 86वें संविधान संशोधन समझ में आ गया। हर एक बच्चे का अधिकार, 6 से 14 वर्ष के बच्चे का अधिकार है कि उसे मुफ्त शिक्षा मिलेगी, और शिक्षा से उन्हें कोई वंचित नहीं कर सकता है। किसमें? 21 क में, 21 क में। लेकिन इसी 86वें संविधान संशोधन के द्वारा उधर अधिकार बढ़ाया गया। क्या किया गया? उधर अधिकार, लेकिन बढ़ा नहीं है, सेक्शन बढ़ गया। क्या हो गया? 21 में 21 को जोड़ दिया गया, लेकिन यहाँ पे अधिकार तो घटे हैं ना। पहले 7 थे, फिर कितने हो गए? 6। लेकिन यहाँ पर पहले कर्तव्य 10 थे, बाद में 11वां 86वें संविधान संशोधन के द्वारा अगर बच्चे का अधिकार है तो बच्चा किसका है? अभिभावक का, संबंधित अभिभावक का। अभिभावक का एक कर्तव्य होगा कि अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चे को क्या करें? शिक्षित करें। क्या करें?
शिक्षित करें। 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने का क्या होगा? नैतिक जिम्मेदारी होगा, उनका कर्तव्य होगा। बच्चे को स्कूल भेजें। तो ये हर माँ बाप का ये क्या है? कर्तव्य। ये कर्तव्य क्यों डाला गया? कर्तव्य इसलिए डाला गया कि जब आप जन्म लेते हैं तो उसी समय से विद्यालय में जब भी प्रार्थना हो तो बच्चों को यह कर्तव्य सुनाया जाना चाहिए। बच्चों को यह कर्तव्य प्रार्थना सभा में अगर सुनाया जाए तो बच्चे हमेशा आने वाले भविष्य में इस राष्ट्र की सुरक्षा हमेशा तय करेंगे। अगर आपको डेली यह बताया जाए कि बेटा हमारे पर्यावरण की सुरक्षा करना आपका कर्तव्य है, आपको यह करना है, कहीं भी कोई पौधे के साथ क्या अव्यवहारिक नहीं होना है, हिंसा नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है, और किसी भी धरोहर को क्या करना है? सजाए रखना है, तो क्या भूलोगे? रोज ही ऐसा करना चाहिए। प्रार्थना सभा में ये 11 बिंदुओं का शपथ लेना चाहिए। हालांकि ये लंबा है, लेकिन ये शपथ अगर लोगे तो मुझे विश्वास है ये सब जगह होना चाहिए। विभाग को, बेसिक शिक्षा विभाग को एक नियम जारी कर देना चाहिए कि प्रार्थना सभा में, प्रतिदिन प्रार्थना सभा में बच्चों के सामने अध्यापकों द्वारा नागरिक के मूल कर्तव्यों का क्या किया जाए? चर्चा किया जाए या शपथ दिलवाई जाए। बहुत तरह के शपथ लेते हैं, हम मूल कर्तव्यों का शपथ क्यों नहीं ले सकते? ठीक है, अगर मूल कर्तव्यों का शपथ अगर आप लेते हैं तो आप क्या है? राष्ट्र के भविष्य हैं और हमारा भविष्य बेहतर होगा। ठीक है, तो ये बातें हैं, इतना मस्ट इंपॉर्टेंट था, आप नोट कर लीजिए। और हमें लगता है कि ये 2 बातें इतना पर्याप्त है। अब हम कुछ संवैधानिक संशोधन को देख लेंगे। हालांकि जो भी था वो हम बता दिए हैं। उसके बाद कुछ बची चीजें हैं जो परीक्षा में आई हुई है। राष्ट्रपति के बारे में, अब नियुक्ति कौन करता है, कौन शपथ लेता है, किस प्रकार से होता है। उसके बाद लोकसभा और विधानसभा, निम्न सदन और उच्च सदन के बारे में जान लिया जाएगा। और राज्य में विधानसभा और विधान परिषद में कुल कितने सीट है, क्या है, कैसे है, ये सब पे चर्चा अगले